अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3, जो कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से मुतल्लिक है। और ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आप जब अगली क्लासेज में जाएंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे मैट्रिसेस जगह जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, ना सिर्फ मैथमेटिक्स में बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी। जैसे आप देखते हैं ना, आजकल ज़्यादा ट्रेंड कंप्यूटर साइंस का चल रहा है। तो अगर आप में से कोई शख्स इन फ्यूचर कंप्यूटर साइंस या इससे रिलेटेड कोई भी डिग्री परसू करता है, तो वहाँ पर तो आपको मैट्रिसेस के साथ बहुत काम करना पड़ेगा। तो अगर अभी आपकी बेस स्ट्रांग होगी तो फिर मुश्किल नहीं होगी वहाँ पे जाके। सो लिहाजा आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1, जो कि बिल्कुल बेसिक्स के बारे में है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है और इससे मुतल्लिका कुछ दो चार डेफिनेशंस और हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आप अपनी बुक में देखें तो एक इंट्रोडक्शन गिवन है, जिसमें मैट्रिसेस का बताया गया है कि मैट्रिसेस बेसिकली फर्स्ट टाइम किस मैथमेटिशियन ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, किस काम आते हैं। जैसा कि अगर आप सेकंड लाइन में देखें ना, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बुनियादी तौर पर मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। ये आप फर्स्ट ईयर में भी सीखेंगे। सिस्टम कहते हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन आ जाए ना, तो उसे सिस्टम कहते हैं। उससे फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर आप मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आगे कुछ और बातें मज़ीद लिखी हुई हैं, बेसिक्स एप्लीकेशन इसकी। तो अगर आप चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। हम डायरेक्टली चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। मैट्रिक्स दरअसल रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को कहते हैं। नंबर्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का नाम मैट्रिक्स है। रेक्टेंगल का आपको पता है, दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। चार साइडों वाली एक शेप कह लें सिंपल अल्फाज में। आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल हैं और जितने भी एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं। अगर इस अरेंजमेंट में आपके पास कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं तो उसे हम मैट्रिक्स बोलें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ही ले लेता हूँ, लेट्स से 2, 3, -1, 0, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0, 4, 7। तो ये एक मैट्रिक्स है। हाँ, इसको रेक्टेंगल नहीं लगाएंगे हम, इसको हम इनक्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। दोनों तरफ आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देनी है, तो ये एक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। पहली जो लाइन है ये दरअसल उसकी डेफिनेशन है। A matrix is a rectangular array in shape whose elements या एंट्रीज कह लेते हैं, जो एलिमेंट्स हैं इसके, वो रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसा कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर चुका हूँ। और एक इनका ऑर्डर भी होता है, इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। और रोज और कॉलम्स होती हैं मैट्रिक्स की। ये तीन मैट्रिक्स से एसोसिएटेड चीज़ें हैं, रो, कॉलम और ऑर्डर। अभी थोड़ी देर में इस पर बात करते हैं। और या दैट्स इट, ये इसकी डेफिनेशन है बेसिकली, 1.5 लाइन। और मैट्रिसेस को हम आमतौर पर ना कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने लिखना है ना कोई मैट्रिक्स, तो इसको कैपिटल लेटर यूज करते हैं। वैसे तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन यही यूज होते हैं ज़्यादातर। ABC लिख लें, DEF, XYZ या कोई भी। ओके, तो ये कुछ एक मिसालें हैं मैट्रिक्स की। ABCD 5 और 7 है बेसिकली, B मैट्रिक्स। ये सारी रेक्टेंगुलर फॉर्म ही है ना बेसिकली। C में क्या है, 3, 2 है। D इज -2, 0, फिर 0, 5। E में सब एंट्री 0, 0 है। और F में फिर 1, 0, 0, 1। ठीक है, तो ये कुछ मिसालें थी। और ये बहुत काम की चीज़ है। ये आपको लाइन रीड करेंगे ना तो आपको और आइडिया होगा। स्कूल के अंदर एक जो टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल, टाइम का टेबल होता है, वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है बेसिकली। किसी फ्लाइट का शेड्यूल देख लें, टेबल की फॉर्म में होगा ना, वो भी मैट्रिक्स होगा। ठीक है। और इसी तरीके से किसी रेलवे स्टेशन पे या फिर एयरपोर्ट वगैरह पे फ्लाइट का शेड्यूल या ट्रेन का शेड्यूल जो होता है। और भी इसकी बहुत सारी मिसालें ली जा सकती हैं। आपने कोई भी डाटा देखते हैं ना, जब आप कोई डाटा, एक्सेल का शायद आपको पता हो, तो वहाँ पर भी जो डाटा पड़ा होता है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, तो वो भी दरअसल मैट्रिक्स ही होता है। उसको मैट्रिक्स कंसिडर कर सकते हैं हम। तो आई होप कि आप इसको थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं रियल लाइफ के साथ भी। तो बहरहाल आगे जाकर हम इसको डिटेल में देखते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट, जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, रोज और कॉलम्स मैट्रिक्स से मुतल्लिका चीज़ें हैं।
किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टली नंबर्स पड़े होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल, जिसको उर्दू में कहते हैं उफकी, उफकी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, उसे हम रोज बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए गिवन है 2 3 7 1 1 5 3 2 9 1 8 4, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें ये देखें ज़रा, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है नंबर्स की, ये इसकी कहलाएगी पहली रो, लिखा भी हुआ है उसने, R1 कह लें या रो 1 है बेसिकली। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट रो जो है वो है 1 5 3 2, ये है इसकी सेकेंड रो R2, और 9 1 8 4 ये है थर्ड रो। तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं टोटल। और इसी तरीके से जो वर्टिकल अरेंजमेंट है नंबर्स की, मिसाल के तौर पर ये देखें 2 1 9, फिर है 3 5 1 7 3 8 1 2 4, ये 4 कॉलम्स हैं। और आपको पता है ना, मैथ हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, मैथ में लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए ये जो लेफ्ट वाला है ये कॉलम 1 है, इसका नाम है कॉलम 2, फिर कॉलम 3 और कॉलम 4। तो हम ये लिख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। इसी तरीके से मैट्रिक्स बी में नोटिस करें तो 3 रोज नजर आ रही हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, 7 3 2 4 0 1 और 8 10 11, ये 3 कॉलम्स हैं इसमें, ठीक है, उसने ऑलरेडी लिखा भी हुआ है यहाँ पे। हाँ, किसी एक मैट्रिक्स में सिंगल नंबर भी हो सकता है, जैसे ये सी में देखें, इट्स जस्ट 5, तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है। मैट्रिक्स सी हैज़ 1 रो एंड 1 कॉलम। हाँ, अगर आपका मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का है, मिसाल के तौर पर 1 3 -2 फॉर एग्जांपल, तो इसमें गेस करें ज़रा कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। इसमें एक रो है, ये देखें ज़रा, एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। बेशक नंबर एक ही है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये देखें ज़रा, वर्टिकल अरेंजमेंट है ना जो नंबर्स की, तो आपको 3 नज़र आ रही हैं। तो पहले कॉलम में ये C1 होगा, कॉलम 1, ये C2 और ये C3। पहले कॉलम में एक एंट्री है बस 1, दूसरे में भी एक है, तीसरे में भी एक है 3 और फिर -2, ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, लेट्स से E इक्वल टू 1 0 3, अब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक कॉलम है बट 3 रोज हैं, ये देखें 1 2 और 3, 3 रोज हैं, और कॉलम की अगर हम बात करें तो वो एक ही है। सही हो गया। तो ये था बेसिक रोज और कॉलम्स के बारे में। अभी जो मैट्रिक्स के अंदर आपको जो नंबर्स नजर आ रहे हैं ना, जैसे ये देखें 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 5 और 6, ये सारी एंट्रीज कहलाती हैं। इसे हम कहते हैं ये मैट्रिक्स की एलिमेंट्स हैं या उसकी एंट्रीज हैं। तो इसमें टोटल 6 एंट्रीज हैं, 6 एलिमेंट्स हैं इसके, ठीक है। ये सेकंड डेफिनेशन है। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दिस इज ऑर्डर, या समटाइम इसको कहते हैं साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो ऑर्डर बेसिकली ये होता है, अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स के अंदर मिसाल के तौर पर m रोज हैं, m कोई भी नंबर होगा, और n कॉलम्स हैं, ज़ाहिर बात है m और n कोई ख़ास नंबर होंगे, तो उसके ऑर्डर को आप लिखते हैं m/n, बहुत ज़रूरी है। पहले रोज आएंगी फिर कॉलम्स आएंगे, ये आपने खास ख्याल रखना है इस चीज़ का, पहले रोज लिखनी है फिर कॉलम लिखने हैं, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स बी में तो काम आसान है क्योंकि इसमें 3 ही रोज हैं, ये देख सकते हैं आप, और इंटरेस्टिंगली 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। इसको हम यूं भी लिख लेते हैं, बाज़ औक़ात इसको 3x3 भी लिख देते हैं, दोनों तरीके ही ठीक है। एक मिनट, अब शायद नज़र आ रहा है 3x3 भी, या फिर आप यूं लिख सकते हैं 3/3, ठीक है। और उसके बाद इफ़ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज 3/4, अगर 3/4 है तो इसका मतलब ये है कि उसमें 3 रोज हैं, पहला नंबर हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर में, और दूसरा कॉलम्स को। 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। और इसको आपने 3/4 लिखना है। अच्छा हाँ, उसने एक और बात भी लिखी है, 3/4 का मतलब 12 आपने हरगिज़ नहीं लेना, मल्टीप्लाई नहीं करना, बस लिखने के लिए ये तरीका इस्तेमाल होता है। हाँ, 12 का मतलब ये होगा कि इसमें एंट्रीज 12, ऑर्डर जब आपने लिखना है ना तो बस 3/3 यूँ लिख देना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, 9 नहीं लिखना है यहाँ पे। ये ऑर्डर लिखने का तरीकाकार है। तो आई होप ये भी क्लियर है। मैं दोबारा से जल्दी से आपको रिवाइज करवाता हूँ क्विकली। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी,
वो आई होप आपको पता लग चुकी है। उसके बाद रोज और कॉलम्स किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रोज और वर्टिकल को कॉलम्स। और तीसरी चीज हमें देखी एलिमेंट्स, वो भी बता चुका हूँ। चौथी देखी ऑर्डर। तो अभी तक मेरे ख्याल में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ऑर्डर ही है, या साइज भी कह देते हैं, दोनों का सेम मतलब है, पहले रोज फिर कॉलम्स। ओके, नेक्स्ट आज के इस लेक्चर की, इस एक्सरसाइज की फाइनल डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को उसी सूरत में इक्वल कहेंगे जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होंगी। अब ये लफ्ज कोरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखें ना, पहली एंट्री यहाँ से पहली के बराबर होनी चाहिए, यहाँ से दूसरी इस दूसरी के बराबर होनी चाहिए, 4 वाली एंट्री इस वाली के बराबर होनी चाहिए, -2 इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो पोजीशन पड़ी है आपके पास, एलिमेंट की पोजीशन है ना, इसको आगे जाकर हम देखेंगे। दूसरे एलिमेंट सॉरी दूसरे मैट्रिक्स में सेम पोजीशन पर जो नंबर पड़ा हुआ है वो दोनों बराबर होने चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ज़रा, आपके पास इस मैट्रिक्स में पहले रो और पहले कॉलम में 2 है, और इसी तरीके से इसकी जो ये वाली एंट्री है ना, ये पहली रो में पड़ा हुआ है 3 जो है ना, ये देख सकते हैं पहली रो में है, बट कॉलम दूसरा है। इसको हम डिटेल में आगे जाकर देखेंगे। 3 जो नंबर पड़ा हुआ है ना, ये पहली रो है और कॉलम दूसरा है। दूसरे मैट्रिक्स में देखें, यहाँ पर भी 3 है, पहली रो में और दूसरे कॉलम में। ठीक है, लास्ट वाली जो एंट्री है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स में देखें, ये भी सेकंड रो सेकंड कॉलम है, और 4 में से 6 निकालें -2 ही बचता है। तो इसका मतलब है यस, ये दो मैट्रिसेस इक्वल है। बज़ाहिर तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या डेफिनेशन है, मतलब अगर दोनों सेम ही लेने तो एक ही क्यों नहीं ले सकते। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको आगे जाकर, बल्कि एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो हम सॉल्व करेंगे। इसी बल्कि ये आप सी वाला ही देख लें, सी मैट्रिक्स ए बी है और डी 3 4 है, ये उसी सूरत में इक्वल होंगे जब ए 3 के बराबर होगा और बी 4 के। ये आप देख सकते हैं, उसी सूरत में इक्वल होंगे जब ए की वैल्यू 3 लेंगे और बी की वैल्यू 4 लेंगे। तो ये 4 डेफिनेशन है टोटल, इंतहाई आसान है, बिल्कुल सिंपल है। आइए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको बतानी है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हर मैट्रिक्स के अंदर। तो हम ना आर से रिप्रेजेंट करेंगे, छोटे आर से नंबर ऑफ रोज को, छोटी सी से लोअर केस लेटर सी से नंबर ऑफ कॉलम्स को। पहले वाले मैट्रिक्स को देखें तो इसमें आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें 2 रोज हैं पहली और ये दूसरी। तो इसका मतलब है बेटा R इज इक्वल टू 2, या आप इसको अगर प्रॉपर तरीके से लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए। कितने हैं ये, नंबर ऑफ रोज कितनी है बता चुका हूँ, 2 रोज है। इसी तरीके से फिर नंबर ऑफ कॉलम्स कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, वो भी आपके पास 2 ही हैं। तो ये ज़रा प्रॉपर तरीका है लिखने का। बाकी अगले क्वेश्चंस के लिए मैं जस्ट आर और सी ही लिखूंगा, आप खुद से लिख सकते हैं इसको। ओके, बी वाले पे आ जाए। इसमें देखें आपकी जो रोज है ना वो 3 है, पहली दूसरी और ये तीसरी। जबकि अगर कॉलम्स की बात करूं तो वो जस्ट एक ही है, ये देख सकते हैं कॉलम आपके पास एक है। तो R इक्वल टू 3 लिखेंगे, C इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। क्लियर है? ओके, एक मिनट ज़रा, ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। इसमें नोटिस करें तो एक ही रो है, हॉरिजॉन्टली जो अरेंजमेंट है ना नंबर्स की वो जस्ट एक है, और कॉलम्स 3 है, इसमें 8 है फिर -10 है। ये देखें ना, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 1 बट C इज इक्वल टू 3, एक रो और 3 कॉलम। इस वाले पे आ जाए, इसमें मेरे ख्याल में सीधा सीधा नजर आ रहा है, ये पहली रो दूसरी रो और तीसरी रो, फिर पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो R भी 3 है, C भी 3 है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों 3 3 है। चौथे वाले पे आ जाए, बल्कि 5वें पे। इस वाले में नोटिस कीजिए ज़रा, 2 रोज हैं, 5 9 और -2 ये पहली रो है, और -3 4 5 ये दूसरी रो है।
जबकि कॉलम की बात की जाए तो वो 3 है, 5 -3 9 4 और -2 5, ये 3 कॉलम्स है। तो C इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ले बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ऑर्डर या फिर साइज ऑफ ईच मैट्रिक्स। साइज या ऑर्डर लिखना है। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, पहले रोज आएंगे फिर कॉलम्स आएंगे, और आप इसके ना ये नीचे सबस्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, राइट कॉर्नर में नीचे बॉटम पे, यहाँ पर भी इसका वो नंबर लिख सकते हैं जो भी इसका ऑर्डर आ रहा है। सो मैट्रिक्स ए में नोटिस करें जरा, 2 रोज हैं, 1 और 0 और 1 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा, ये साइज बनेगा, वो होगा 2/1। आप नीचे लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। दूसरे पे आ जाए, बी वाले में, इसमें एक ही रो है बट कॉलम 2 है, तो पहले रो लिखनी है ना, तो ये 1/2 होगा, 1/2। सी वाले में ये देखें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, 3 5 और 5 6, तो ये होगा 2/2। वीडियो पॉज करें और खुद से जरा गेस करें कि डी का क्या ऑर्डर होगा। सो डी का ऑर्डर होगा बेसिकली, आपके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 0 5 3 0 4 9, ये 3 कॉलम्स हैं, तो ये बनेगा 2/3, पहले रोज और फिर कॉलम्स। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को देखिए, तो इसमें 3 रोज हैं, 0 1 पहली रो, 3 4 दूसरी रो और 5 6 इज द थर्ड रो। बिल्कुल ठीक है। और कॉलम्स की बात करें तो वो 2 हैं, 0 3 5 1 4 6। तो ले बेटा इसका फिर जो ऑर्डर होगा ना, वो होगा 3/2। और लास्ट वाला तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये होगा जस्ट 1/1। बिल्कुल ठीक है, जस्ट 1/1, एक ही एंट्री है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अच्छा, पहली बात तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इक्वल मैट्रिसेस के लिए ना ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का ऑर्डर है 2/3 और दूसरे का है 3/3, वो बराबर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहली चीज तो है ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप देख लें कि ए से शुरू करते हैं हम। इधर देखें, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है ना। अब ये इसके बराबर तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसके बराबर भी नहीं हो सकता, इसका ऑर्डर है 3/2। इसके बराबर भी नहीं हो सकता, जब आप ऐड करेंगे ना तो ये 2/1 बनेगा, मैं बताता हूँ बाद में। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एक ही पॉसिबिलिटी है, इसके बराबर हो सकता है अगर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर आ जाए तो। ओके, सो अभी नोटिस कीजिए जरा, इसकी पहली एंट्री 0 है, इसकी पहली है 3 -3 जो कि 0 ही बनेगी अल्टीमेटली। इसकी दूसरी एंट्री 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इसकी नेक्स्ट रो के अंदर पहली एंट्री 4 है, इसकी है 3 + 1, अगेन ये भी 4 ही बनता है। अभी तक तो काम ठीक चल रहा है। लास्ट वाली इसकी 1 है और इसकी भी 1 है। सो लें बेटा, आप लिख सकते हैं ए बराबर है बी के, और सॉरी एफ के, लास्ट वाले के बराबर है, ठीक है। ए और एफ दोनों बराबर हैं आपस में। ओके, अब आ जाए नेक्स्ट बी पे। बी इसके बराबर नहीं हो सकता, इसके भी नहीं हो सकता, इसके भी नहीं और इसके भी नहीं हो सकता। एक ही पॉसिबिलिटी है, डी के बराबर हो सकता है। इसकी पहली एंट्री 9 है, इसकी 5 + 4 जो कि अगेन 9 ही बनती है। इसकी -7 और 1 -8 कह लें, या -8 + 1, ये भी -7 ही बनता है। तो यस, बी और डी आपस में बराबर है, बी इक्वल टू डी। ठीक हो गया। आगे आ जाए सी पे। अभी तक हमने ना ये भी कर लिया है, ये भी हो गया, और इसी के साथ साथ एफ भी हो गया और डी भी हो गया। यही 2 रह गए हैं, इनको देख लेते हैं। इसकी पहली एंट्री 6 है और इसकी है 2 × 3 जो कि 6 ही बनता है। इसकी ये एंट्री है 1 और यहाँ पर है 2 - 1 विच इज अगेन 1। सेकेंड रो में पहली एंट्री 4 है, तो यहाँ पर भी 4 ही है, 2 × 2 4 ही बनता है। सेकेंड रो की दूसरी एंट्री 2 है और यहाँ पर भी 2 ही बन रहा है, 4 - 2 = 2। फिर नेक्स्ट 8 है, यहाँ पर भी 8 ही बन रहा है, 4 + 4। फिर 3 + 0 और यहाँ पर 3 है। सो यस, इसका मतलब है कि सी और ई आपस में बराबर है। सो लें बेटा, ये रिलेशनशिप है इन 6 मैट्रिसेस का। ए एफ के बराबर है, बी डी के बराबर है और सी ई के बराबर है। ये काम हमने किया है इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है।
दो मैट्रिसेस गिवन है और हमें ए बी सी डी की वैल्यूज मालूम करनी है, मैट्रिसेस इक्वल हैं, ये भी याद रखना है। सबसे पहले ना आप इसी को एज इट इज नीचे उतार लें, a+2, सेकेंड एंट्री है c-3, फिर है b-1 एंड देन d+4। दिस इज इक्वल टू 5, 8, 6, 4। ले बेटा 5, 8, 6 और 4। क्योंकि उसने ऑलरेडी इक्वल का साइन लगा दिया, मतलब उसने कह दिया कि ये इक्वल है, तो आप लिखेंगे नीचे सिंस matrices are equal, matrices आर इक्वल, और इक्वल होने का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हैं, आर इक्वल। सो पहली एंट्री इधर से पहली के बराबर होगी, यानी a+2 बराबर होगा 5 के। दूसरी एंट्री दूसरी के बराबर होगी, c-3 8 के बराबर आ जाएगा, c-3 इज इक्वल टू 8। इसी तरीके से b-1 6 के बराबर होगा, इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। और फाइनली लास्ट एंट्री लास्ट के बराबर आ जाएगी, d+4 बराबर है 4 के। ठीक है, सो d+4 इक्वल टू 4। ले बेटा अभी हम इनको सोल्व कर सकते हैं, ये सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है। 2 को इस तरफ ले आए, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5-2। 5 में से 2 माइनस करें तो ये 3 बचता है, तो a की वैल्यू 3 आ गई है, a की वैल्यू 3 आ गई है। ओके इसी तरीके से सेकंड वाली को सॉल्व करें तो इसमें 3 माइनस के साथ है, उधर शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, सो 3+8 आ जाएगा ना, या 8+3 कह लें, एक ही बात है। तो c की वैल्यू आ जाएगी 11, c इज इक्वल टू 11। b की बात करें तो इसमें -1 है, इसको ख़त्म करने के लिए 1 को उधर भेजें, इसका साइन चेंज हो जाएगा, 6+1, तो 6+1 आपको पता है 7 के बराबर होता है, 7। और फाइनली लास्ट वाले को देखें तो इसमें 4 है ना, 4 को उधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 4-4। ले बेटा दिस इज इक्वल टू 0। सो ये हैं वैल्यूज ए बी सी डी की, जो कि आप यहाँ पर पुट करेंगे तो दोनों मैट्रिसेस बराबर आ जाएंगे, आप वेरीफाई कर भी सकते हैं। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, दो मैट्रिसेस बराबर हैं और हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मालूम करनी है, सेम लाइन पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक मरतबा ज़रा इन्हीं को एज इट इज नीचे उतार लेते हैं। सो मैट्रिक्स है 2x+1 इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, दूसरी एंट्री है 4, फिर आ रही है 7 और लास्ट पे है 5। दूसरा मैट्रिक्स ऑन द अदर साइड, दिस इज 9, 4, 7y, 7y। फिर से आप वही लाइन लिखेंगे जो हमने पहले लिखी थी ना, सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, तो इसका मतलब है कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगी। 2x+1 9 के बराबर आ जाएगा, 2x+1 इक्वल टू 9। दूसरी एंट्रीज कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है ना, 4 बराबर 4 के हमें नहीं कुछ मिलेगा यहाँ से, ना ही ये वाली एंट्री कंपेयर करेंगे 7 बराबर 7। हाँ लास्ट वाली अलबत्ता करेंगे, 5 इज इक्वल टू वाई। लास्ट एंट्री लेफ्ट पे 5 है और राइट पे y है, तो ये तो सीधी सीधी वैल्यू मिल गई है। आप इसको y इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, इक्वल है ना, तो इधर उधर लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, y इक्वल टू 5 लिख। अभी हमें इसको सॉल्व करना है, पहले 1 को उधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 9 में से एक माइनस करेंगे 8 बचेगा। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इसको 9-1, और 2x बराबर 8 के आ जाएगा। अच्छा मेरे पास अभी जगह थोड़ी कम है तो मैं आगे लिख रहा हूँ, आपने पेपर में या वैसे नीचे लिखना है, नीचे की तरफ। इसको कहते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, यूज कर सकते हैं आप इसको। अच्छा जी अभी ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा, सो ये बनेगा 8/2। एंड अगेन 8 को जब आप डिवाइड करें 2 से तो ये 4 आ रहा है। नहीं बेटा ये दो वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वंस अगेन दो मैट्रिसेस गिवन है,
फर्स्ट वन इज ए प्लस बी, दूसरी एंट्री है 2d-1, एक मिनट, 2d-1, नेक्स्ट एंट्री है 3b+2, और इसी तरीके से उसके बाद फिर 4। दिस इज इक्वल टू 10, 5, 11 एंड देन सी। बेटा अगेन इक्वल मैट्रिसेस है, हमें ए बी सी डी की वैल्यूज मालूम करनी है। आप फिर से सेम लाइन नीचे कॉपी कर सकते हैं। सिंस गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, तो इसका मतलब है कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगी। ए प्लस बी 10 के बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर आएगा 10 के, ठीक है। इसी तरीके से 2d-1 बराबर आएगा 5 के। एक मिनट जरा, एक मिनट, ए प्लस बी 10 आ गया, और दूसरी तरफ 2d-1, सॉरी 2d-1 इक्वल टू 5, 3b+2 इक्वल टू 11, 3b+2 इक्वल टू 11, और आखिर में आखिरी जो एंट्री है दोनों की 4, और यहाँ से c है, तो आप लिख सकते हैं 4 इक्वल टू सी। ले बेटा अभी हम इनको सॉल्व करना है, या c इक्वल टू 4 लिखने एक ही बात है। c की वैल्यू बहरहाल हमें डायरेक्टली मिल गई है। इसको अभी सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्या वजह है? दो वेरिएबल्स हैं, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से 1 को राइट पे शिफ्ट करें, ये बनेगा 1 + 5, 1 + 5, और इसी तरीके से, बल्कि पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सो 1 + 5 6 के बराबर होता है, सो ये आ जाएगा 2d = 6, और फिर 2 से डिवाइड कर दें, 2 उधर जाके 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6/2 विच इज 3, सॉरी 6 डिवाइडेड बाई 2, और अल्टीमेटली d की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2 को उधर शिफ्ट करें, ये बन जाएगा 3b = 11 - 2, एक मिनट जरा, 11 - 2 जो कि 9 के बराबर होता है, 3b = 9, और अब यहाँ से दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, या यूँ कह लें कि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो b की वैल्यू आ जाएगी 9/3, एंड जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो अभी हम इस 3 को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साथ में ना, पुट b = 3, b की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है ना 3, इनटू इक्वेशन नंबर 1। सो उससे इक्वेशन नंबर 1 आपकी बन जाएगी a + 3 = 10, और यहाँ से 3 को लेफ्ट पे ले आए, सॉरी राइट पे ले आए, साइन चेंज हो जाएगा, तो 10 - 3 = 7। ले बेटा ये a की वैल्यू आ गई है, a 7 है, b की वैल्यू 3 आई, c की वैल्यू 4, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, और फाइनली d की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। सेम काम करना है जो पहले करके आए हैं। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स को एज इट इज नीचे उतार लें। मैट्रिक्स है p + q, और दूसरी एंट्री है 5, फिर 11, और लास्ट एंट्री है p - 2q, p - 2q, और इसी तरीके से राइट साइड पे है 6, 5, 11 एंड 0, 0, ठीक है। अभी नोटिस करें दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, ये 5 5 के बराबर है, 11 11 के, तो यहाँ से तो हमें खैर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन p + q को हम 6 के बराबर रखेंगे और p - 2q को 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से हमें बेसिकली p और q की हम वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम लिख लेंगे वही लाइन, मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो यहाँ से दो इक्वेशन मुझे मिलेंगी। पहली एंट्री p + q पहली एंट्री के बराबर 6 के बराबर, और दूसरी तरफ लास्ट एंट्री इधर से लास्ट के बराबर,
p माइनस 2q इक्वल टू 0। नहीं बेटा, दोनों इक्वेशंस में ना p और q दोनों आ रहे हैं, तो अभी इन दोनों इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली मतलब मिला के, इकट्ठा करके एक साथ। अच्छा, इसके दो तरीके होते हैं, एक का नाम है सब्स्टिट्यूशन और दूसरे का नाम है एलिमिनेशन। मेरे ख्याल से ना हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको रफली बता देता हूँ। आपने करना ये है, किसी एक इक्वेशन से, जिस आपकी जो मर्जी है, कोई एक इक्वेशन पिक करें, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल की टर्म में फाइंड कर लें। किसी एक वेरिएबल को अलग कर लें ना, बेसिकली उसको सब्जेक्ट बना लें और उसको फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से अगर -2q को उधर ले जाऊं तो ये बनेगा पॉजिटिव का 2q, p इज इक्वल टू 2q। अभी ये p की वैल्यू है ना, तो मैं यहाँ पर p की जगह 2q लिख सकता हूँ। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी। तो हम इनको नाम दे लेते हैं, जरा आसानी हो जाती है। 1 और इसे मैं कह देता हूँ 2। सो अभी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पुट, या लिख लें सब्स्टिट्यूट p इज इक्वल टू 2q इनटू इक्वेशन नंबर 1। इससे होगा ये कि p खत्म हो जाएगा। देखें ना, p की जगह पे मैं 2q लगाऊंगा, बाकी आ जाएगा 2q प्लस q इक्वल टू 6। 2q में q ऐड करें तो ये 3q बनता है, और फिर अगर आप 3 को इधर ले आए, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6/3 बराबर 2 के। ले बेटा, q इज इक्वल टू 2। ये q की वैल्यू आ गई है। अभी हमें p की वैल्यू भी चाहिए, और वो बहुत आसान काम है। आप इस 2 को पकड़ें और इधर पुट कर दें। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो साथ में लिखना पड़ेगा पुट इन 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। आप ना बल्कि यूं लिखा करें, इक्वेशन नंबर 2। ऑब्वियसली q की जगह पे 2 लगाएंगे तो p बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 तो पहले ही था, q की जगह पे भी 2 लगाया तो p की वैल्यू आ गई है 4। नहीं बेटा, ये दो वैल्यूज हैं जो कि गिवन मैट्रिसेस को इक्वल बनाती हैं। p इज 4 एंड q इज इक्वल टू 2। ओके, सो ये था लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का, और आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।